हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरजेट। मेरा नाम है मोहतन। मैं पिछले 10 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। चलिए आज देखते हैं क्लास 12 का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें क्या 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 टॉपिक्स है और उसको हमें कैसे कैसे कवर करना है। शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे है हमारे क्लास 12 का सिलेबस है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट टाइप की दी इन्होंने, वह है रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली इसमें रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है। और इस पूरे चैप्टर का जो ये दोनों चैप्टर्स का चैप्टर फर्स्ट यही है, रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों का जो वेटेज है लगभग है 8 मार्क्स का। ये दोनों आते हैं 8 मार्क्स के। सिंपल चैप्टर है। रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है ये बेसिकली आपका क्लास 11 का जो सेट चैप्टर है उसी पे बेस, अगर आपने वो कवर किया होगा उसको आप उससे देख सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको कवर नहीं कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका भी वेटेज अच्छा तो। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ के जाइए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजी है, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहली यूनिट हमारा ये आता है और ये हमारे 8 मार्क्स की होती है। अगला है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में बेसिकली हमारी मैट्रिक्स आती है और साथ साथ डिटर्मिनेंट आता है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। इजी है, सबसे इजी चैप्टर मुझे लगता है यही है। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है और डिटर्मिनेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस में बहुत बड़ा है कैलकुलस। कैलकुलस में हमारी दो पार्ट आते हैं। सबसे पहले इसमें आती है हमारी कंटिन्यूटी आती है, कंटिन्यूटी बाद डिफरेंशियबिलिटी आती है, फिर हमारा इंटीग्रेशन आता है। तो बहुत बड़ी यूनिट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है। 35 मार्क्स की आती है और आपको इसको अच्छे से कवर करना है। अगर आपने डिफरेंशिएशन को, इसकी शुरुआत जो होती है कंटिन्यूटी से होती है। कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशियबिलिटी पे ऐसे हम बढ़ते हैं। आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने कुछ भी मिस किया तो आप आगे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। फिर है वेक्टर एंड 3D। ये भी इजी है, वेक्टर इजी है। और 3D भी पूरा, जो अब पहले की जो 3D था वो तो पहले थोड़ा टफ था, लेकिन अब जो 3D फॉर्मूला बेस हो गया है। तो जो बीएससी में जो सिलेबस बहुत इजी है, टफ ज़्यादा टफ नहीं है। और ये इसका वेटेज जो रहता है 14, दोनों का मिला के रहता है 14 मार्क्स का। एलपीपी है, बहुत ही इजी है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, आप कर ले, एनसीईआरटी से ही करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 नंबर की आती है। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 22 बेस थ्योरम हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, और ये 8 नंबर है। कुल मिला के आपका जो पेपर होता है 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट, या उसको हम एज अ प्रैक्टिकल मार्क्स बोलते हैं, आपका ऐसा रहता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको जैसे बताया, रिलेशन एंड फंक्शन है। इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, रिफ्लेक्सिव टाइप, सिमेट्रिक टाइप, ट्रांसमिट टाइप रिलेशन होता है। दो सेट गिवन होंगे, हमें हमें उनमें रिलेशन करना है फॉर्म की। उनमें रिलेशन कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, वो फॉर्म करना है। और 1 to 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी 1 to क्या होता है, ये सारे रिलेशन आपको फॉर्म करना है। इसमें से आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और आप इसको पढ़ेंगे। वैसे अगर आप इसको प्रेफर करें, अगर आपकी पहली बुक, अगर आपके पास फर्स्ट बुक है जो आप कर रहे हैं, फर्स्ट, जबकि मैथ्स की दो बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर आप इसको लास्ट में कवर करें अच्छा है। और मेरी बेस्ट मानिए राय तो ये है कि अगर आप पहले इसको पढ़ने से पहले एक बार क्लास 11 की सेट्स पढ़ लीजिए। वो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लास 11 के जो चैप्टर 1 और 2 अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसमें आएंगे तो आपको ये करना बहुत ईजी रहेगा। अगर बिना उनको पढ़े इसमें आओगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री सॉरी इनवर्स टिग्नोमेट्री। इसमें पूरे फॉर्मूले टिग्नोमेट्री के हैं, अगर आपको फॉर्मूले सारे पता है, बस इसका इनवर्स लेना है और कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स एक्स कौन, तो हमें यहाँ पे जो इनवर्स एक्स की वैल्यू, जो ये हमें जो इनवर्स वैल्यू होती है वो बेसिकली एंगल होता है। इनमें जो इनकी रेंजेस हैं, डोमेन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे वैल्यू पूछता है कि साइन इनवर्स बताओ 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होगी, या साइन इनवर्स 1/8 145, इन सब की वैल्यूज पूछेगा इनवर्स की। साथ साथ जो फॉर्मुलेज होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इनके जो फॉर्मुलेज हैं इनको थोड़ा सा रिड्यूस करना, सॉल्व करना, उन पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें दो ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इनवर्स की वैल्यू निकालना, ऊपर से आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट है एल्जेब्रा, जिसको इसमें दो पार्ट है, मैट्रिक्स और ये। जैसे कि आपको बताया मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट भैया, मैट्रिक्स सारी पढ़ने में बहुत ईजी है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की, नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, और मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो सब।
इसमें एक चैप्टर और हुआ करता था कि हम एलिमेंट्री मेथड यूज करके इनवर्स निकालते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो हट चुका है। तो बहुत ईजी सिलेबस है, बहुत ईजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी ईजी है। यहाँ पे सिर्फ हम डिटर्मिनेंट को कई बार ये बोलते हैं कि मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड हो गया, 3x3 की ही मैट्रिक्स के निकालना है, इसमें माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया और इनवर्स एरिया हो गया, एडजॉइंट निकालना। इनमें जो रिलेशन होता है ना एडजॉइंट में, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनवर्स, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन पढ़े हैं, उन रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल ax इज इक्वल टू b, यूनिक सोल्यूशन आते हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वन सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है, वो इनिशियली गलती है। सिंपल है, टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे एनसीईआरटी समझ जाएंगे क्वेश्चन। आप और आप अगर आपका बेसिक नॉर्मल तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेंगे तो काफी है, अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी बहुत आता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ लिमिट्स, लिमिट के जस्ट बाद हमारी कंटिन्यूटी आती है। कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये आपको अच्छे से पढ़नी है। डिफरेंशिएबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, वो पढ़ना कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अच्छा, एक चीज और है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बाय, एक होता है क्या होता है, डिटरमाइन द साइन, डिटरमाइन द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है, ये आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में नहीं है, बट क्लास बोर्ड के एग्जाम के बाद ये भी आ गया। तो आप एक काम करना, क्लास 11th में जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन निकालना है, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। इवन क्या साइन एक्स का करना, एक साइन एक्स का करना, एक कॉस एक्स का करना और एक टेन का कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कई बार आ जाता है। फिर डिफरेंशिएशन है, ये बहुत सी डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना, तो आप समझ जाओ कि आपकी स्टार्टिंग खराब, तो आपका सब खराब जाएगा। डिफरेंशिएट अगर आपको नहीं आता, आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आने वाला सॉल्व। तो बहुत ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन फाउंडेशन हर चीज की आपको अच्छे से कवर करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ ज्यादा। सिर्फ यही नहीं कि आपको सिर्फ करना है, प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। ये सबके डेरिवेशन निकालना है, मतलब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, लॉग का निकालना है, एक्सपोनेंशियल निकालना है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का निकालना है, डिफरेंशिएशन का निकालना है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन भी हमें सीखना है, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन के बारे में। फिर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेट ऑफ चेंज क्वांटिटीज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी अपॉन डी, ये डी टी निकालो या डी अपॉन डी टी निकालो, इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हो गया, कैसे करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वगैरह अगर निकालना। मैक्सिमम मिनिमम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इसकी एक्सरसाइज है, ये 6 की जो लास्ट एक्सरसाइज है, वहाँ मैक्सिमम मिनिमम के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत है कि एक हमें क्या बोलते हैं क्यूब दिया है, या हमें एक ये क्या बोलते हैं स्फेयर दिया है, बताइए इसका इसका ये जो वॉल्यूम है मैक्सिमम कब होगा, कंडीशन बताइए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, थ्योरी क्वेश्चन आता है, कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो वो क्वेश्चन सारे करके जाने हैं आपको एनसीईआरटी के, एंड अलॉन्ग विद द जो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं जो आपकी मतलब मिसलिनियस है, वो सारे करके जाओ। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस वही है, सारी एक्सरसाइज करनी है आपको, सारा कवर करना है। फॉर्मूले बेस बहुत सारा है, बट फॉर्मूले रटन नहीं है। अगर मेरा बात मैं, अगर आपको फॉर्मूले निकालना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन जो भी फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होने चाहिए। और बेस्ट तरीका इनको लर्न हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है। तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक चार्ट पेपर लेना, A4 शीट टाइप का, 2 कॉलम खींचना, यहाँ लिखना डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखना इंटीग्रेशन, इनके सारे फॉर्मूले छोटे छोटे करके लिख लेना, और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ से आप चिपका दोगे, तो आपके लिए फॉर्मूले हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे। तो पूरे 12th में इनका यूज बहुत है। फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं है, आपका काम क्या बन जाएगा, ईजी बन जाएगा। अगर फॉर्मूले गलत हो गए तो काम खराब। डेफिनेट इंटीग्रल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में क्या होता है, लिमिट नहीं होती है। डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सिंपल है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, शायद पहले 2 हुआ करती थी। इसमें क्या है, तो हमें 2 कर्व्स के बीच का एरिया निकालना होता है इंटीग्रेशन से। मतलब एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, तो इनके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो बाय इंटीग्रेशन की हेल्प से उनके बीच का एरिया निकाल लेते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। आपको लगेगा, आपको अगर आप वैसे देखो आपको टफ लगेगी, जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे, जब आप इंटीग्रेशन जब इसमें होगा, आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी ठीक है, इजी है, बट दोबारा बता रहा हूँ, ये दो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। तो दोनों लेते हुए चलना है आपको, ठीक है। इसमें डिग्री निकालना क्या होता है, ऑर्डर निकालना क्या होता है, जनरल सोल्यूशन निकालना, पीआई निकालना, सॉल्व करना, सोल्यूशन ऑफ, ये सब कॉन्सेप्चुअल है, आपको पढ़ना है। और
क्वेश्चन क्या है ना, बेसिकली होता है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें ये कैसे समझना होता है कि यार इसमें मैं क्या मेथड लगाऊं तो ये किससे सॉल्व होगा। तो वो प्रैक्टिस से ही पता चल जाता है आपको कि इसमें मैं क्या करना है। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे समझ में आए कि इसमें मैं ये वाला मेथड मतलब सेपरेबल मेथड लगाऊं या होमोजेनियस मेथड लगाऊं, या मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई से सॉल्व करूँ या इंटीग्रेट फैक्टर लगाऊं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आपने प्रैक्टिस कैसे किया, आपको प्रैक्टिस से सब अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैंने आपको बताया डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेट फैक्टर निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं। यहाँ पे आई एफ तुम्हारा आता है ई इंटू पी की पावर डी एक्स। और जब डी वाई वाली क्वेश्चन बनती है तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ई इज इक्वल टू पी इंटू डी वाई। फिर हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स जो है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ी अच्छे से तो वही वेक्टर्स है यहाँ पे, इजी वेक्टर्स है। अगर आप पढ़ोगे इसे समझ जाओगे। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का सारा खेल है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, सारे फॉर्मुले इंपॉर्टेंट। ये सही बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से कवर करके जाना क्योंकि हम नंबर फुल मिल जाते हैं, बड़ा इजीली नंबर मिल जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है, आई और जे का बड़ा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में स्पेशल ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट के जो जंबर क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है 3D। 3D है, थ्री डायमेंशनल, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले लर्न करके जाना भाई। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो तो ईजी है। ये टॉपिक तो बहुत, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालता हूँ, बाकी हम रेशियो निकालते हैं, तो ईजी। यहाँ से तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे घुमा फिराने वाले, बाकी सबसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चाहो तो बेस्ट वैज्ञानिक के सबके फॉर्मूला यूज कर लो। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म को पढ़ के जाना है आपको, और आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है भैया, एक चार्ट बनाओ, सारे फॉर्मूले को लिख लो, तुम्हें फॉर्मूले, क्योंकि इन फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत होता है कि किसमें क्या लगने वाला है। तो अगर आप फॉर्मूले पहले से बना लोगे, लर्न कर लोगे, तो आपका काम ईजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। भाई बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं होता है इसमें। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी दी जाएगी आपको, थ्योरी की हेल्प से आपको क्या बनाना है, ग्राफ फॉर्म करना है। ठीक है, और जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारे सारे सोल्यूशंस होते हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन करके जाना, कवर कर लोगे, बहुत ईजी है। सबसे लास्ट में अगर करोगे चैप्टर तो बहुत ईजी होगा, बच्चे इसको लास्ट में करते हैं, बहुत ईजी लगता है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही है। ठीक है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और एलपीपी बहुत ईजी होती हैं, उनको करना आसान होता है, नंबर फुल आ जाते हैं। तो आप इसको स्किप मत करना, इतना भी ईजी नहीं कि आप इसको छोड़ दो, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट नंबर आ जाते हैं, करके जाओ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गई, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटी भी हो गई, बेस थ्योरम हो गई। ठीक है, यहाँ तो सही है। रेंडेबिलिटी में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा, यहाँ तक ठीक है, सॉरी यहाँ तक का। टोटल प्रोबेबिलिटी से आपको जो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे कि यार थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आपको लर्न करने वाला फिर यहाँ ध्यान ध्यान देना है। बेस भी फॉर्मूला बेस है, ध्यान देना है। रैंडम वेरिएबल्स हो गए, थोड़ा कि इनमें कंफ्यूजन होता है कि रैंडम वेरिएबल्स में एक्स माना वो माना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मीन होगी, ये सब इंटीग्रेटेड, रैंडम वेरिएबल होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, ये तीनों एक से ही है। ये टोटल अगर आपने क्लास 11th में स्टैटिक्स जो पढ़ी थी उसी से रिलेशन है इसका। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि स्टैटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी मिला के ये पूरा चैप्टर आपका लास्ट वाले फिगर बन रहा है। यहाँ तक का मेन आपका मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो जो अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से बनते हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इनसे आते हैं, और छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो इन पार्ट से आते हैं। 1 या 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बड़े क्वेश्चन इनसे आते हैं या फिर इससे आते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल हमारा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका बहुत छोटा है, मैथ्स का काफ़ी छोटा है, मैंने आपको जैसे दिखाया। सिलेबस काफ़ी कुछ कट चुका है, काफ़ी कम रह गया है, टॉपिक कट चुके हैं, और जो चैप्टर बचे हुए हैं, नहीं चैप्टर कोई गायब नहीं हुए हैं, चैप्टर सारे वही हैं, लेकिन चैप्टर्स में से टॉपिक्स बहुत सारे गायब हुए हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बुक्स की। अगर आपको सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होने के दिमाग से चल रहे हो, और क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत लेट शुरू करी, सिर्फ पास होना है, तो भाई मेरी राय क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी पे जाओ। ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी को कवर करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई, प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो गए। अगर आपको सिर्फ पास होना है, मतलब नंबर भी ठीक ठीक लाना है, 60-70 नंबर लाना है आपको, कि हाँ मेरे पास 60-70 नंबर आ जाए, मेरा काम चल जाए, मुझे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, तो गो फॉर द एनसीईआरटी। एंड प्लस आपको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए, सारी एक्सरसाइज हो गई, प्लस एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स आप कवर कर लो, आपके होपफुली 70-75 नंबर इजीली आ जाएंगे। हाँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग से ही आर डी शर्मा फॉलो कर लो। आर डी शर्मा बढ़िया बुक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सही बुक है। और मतलब पहली का आर डी शर्मा ले लो कि उसमें कोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं,
और एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब आर डी शर्मा होते ही होते हैं। तो और आपको अगर आपने आर डी शर्मा पकड़ लिया तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी भी करो, चाहो तो करो, लेकिन आर डी शर्मा अगर आप पूरी कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। ये आप तब जब आप आर डी शर्मा को जल्दी पकड़ लो। अगर आपने मई या जून में आर डी शर्मा को पकड़ लिया करना तो ठीक है, इट विल कम्प्लीटेड बाय मोटा मोटा अक्टूबर या नवंबर। बट अगर आप लेट शुरू करा, आपने जुलाई अगस्त के बाद पढ़ना शुरू करा है, तो मेरी राय तो यह है कि अगर आप आर डी शर्मा की तरफ मत जाओ, क्योंकि कंप्लीट होने में जितना समय ले लेगा आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। मेन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमें अपना कोर्स को पूरा अच्छे से करना है, तो आर डी शर्मा है। इसके अलावा और भी बहुत बहुत सारी बुक हैं, आप चाहे तो कॉम्बिनेशन की बुक्स भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर डी शर्मा कर लो, आर डी शर्मा की 2 बुक्स आती हैं, एक आर डी शर्मा तो नॉर्मल 12 बेस आती है, एक आर डी शर्मा कॉम्पिटिशन वाली भी आती है। आप चाहो तो उसके बाद वो भी ले लो। वो तब लो जब आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने जल्दी शुरू कर दी, आपने अप्रैल मई से शुरू कर दिया पढ़ना, ठीक है, और आपका अगर आप अप्रैल मई से शुरू कर दोगे तो आपका मोटा मोटा सितंबर तक पूरा कोर्स हो जाएगा। सितंबर में अगर आप फिर आप रिवाइज करने बैठ जाओ तो रिवीजन आप चाहो तो आर डी शर्मा दोबारा कर लो, या फिर साथ साथ आप कॉम्बिनेशन की तैयारी पूरे जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, आपका बेस और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि आपने पढ़ाई करना कब कब शुरू किया और आपको कितना आपको अपना बेस क्लियर रखता है। अगर आप पढ़ाई लेट शुरू कर रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी खोलो और कुछ मत खोलो, आपका टाइम वेस्ट होगा, पूरे कवर नहीं हो पाएगा कोर्स। अगर आपको बेस सिर्फ क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन में स्कोर करना, अच्छे नंबर करना, तो आप आर डी शर्मा कर सकते हो। और आर डी शर्मा की 2 बुक आती हैं, 12th वाली भी आती है और हमारी कॉम्बिनेशन वाली भी आती है। उसमें जेई मेन से क्वेश्चन होते हैं, जे एडवांस से क्वेश्चन होता है और बहुत सारे एग्जामिनेशन होता है, वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो प्रैक्टिस कर लो बहुत। ठीक है, तो ओके देन, आपको आई होप आपको मैं जो ये इन्फॉर्मेशन दी आपको ये सही लगी होगी। ठीक है, अगर आपको सही लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।